व महामंत्री, नवनिर्वाचित अध्यक्ष, महामंत्री, समस्त पदाधिकारीगण, वरिष्ठ अधिवक्तागण, कनिष्ठ अधिवक्तागण, बंधुओं, माताएं और बहनें, प्रकृति ने भी अपनी मोहर लगा दी। नौतपा के दौरान शाम को 6 बजे के आसपास ये कार्यक्रम संपन्न हो सका, तो इसमें प्रकृति का भी बड़ा योगदान है। इसने भी आपको आशीर्वाद दिया और अपनी मोहर लगाई। चुनाव की प्रक्रिया एक प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है, हर वर्ष होती है अधिवक्ताओं के बीच में। इसलिए सबसे ज्यादा बधाई के पात्र वह अधिवक्तागण हैं जिन्होंने इस चुनाव में भाग लिया, क्योंकि चुनाव लड़ना भी एक कला है और जो चुनाव में हार जाते हैं वो अगली बार चुनाव की तैयारी करते, हार से ही जीत का रास्ता खुलता है, इसलिए कोई उदास होने की आवश्यकता नहीं है। और जो लोग चुनाव जीत के आए हैं उन पर तो अब और बोझ बढ़ने वाला है। चुनाव हारना और जीतना ये एक प्रक्रिया है। हो सकता है 100 वोट पाने वाला जीत गया हो और 80 वोट पाने वाला हार गया हो, लेकिन 100 को अगर 100 लोग समर्थन दे रहे हैं तो हारने वाले को भी 80 लोग समर्थन दे रहे हैं। इस बात को याद रखिए। और यही प्रजातंत्र की खूबसूरती है। जीतने वाले को अहंकार नहीं हो जाना चाहिए कि सब कुछ करने की आजादी उसे मिल गई है। उसे और विनम्र हो जाना चाहिए और अपने विरोधियों की बात को सुनने की क्षमता रखनी चाहिए। सफल नेतृत्व वही है जो विपक्ष की बातों को सुनकर, मनन कर चिंतन करके आगे बार की सफलता तय करे, वही सच्चा नेतृत्व है। हमारे विचार में मनभेद हो सकता है, हमारे मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के शत्रु नहीं हो सकते। तो जो लोग जीत के आए हैं उन्हें ये ध्यान रखना है कि आप शत्रुओं की तरह व्यवहार अपने से हारने वाले लोगों से नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने उदाहरण बताया कि 100 आप वोट पाकर जीते हैं, नंबर 2 वाला 80 पाया है, नंबर 3 वाला 60 पाया है, नंबर 4 वाला 40 पाया है। तो आपकी विचारधारा से या आपसे सहमति रखने वाले खाली 100 हैं, असहमति रखने वाले 100 से ज्यादा हैं। इसलिए उनका विचरण ज्यादा करिएगा ताकि बार को आप सुचारू रूप से चला सकें। दूसरी, जहां भी मैं बाहर में जाता हूं इस बात की जरूर व्याख्या करता हूं कि अधिवक्ता 2 तरह के होते हैं। एक वो जिनके पास लोग समस्या आती है तो तत्काल जाते और कहते हैं कि फलाना अधिवक्ता के पास चलो। ऐसे अधिवक्ता के पास जाने से समस्या का निदान हो जाएगा। और कुछ अधिवक्ता ऐसे होते हैं जिनके पास लोग इसलिए जाते हैं
कि यह मामला कितने समय तक लटकाना है और इसमें कितना व्यवधान पैदा करना है। तो जो व्यवधान पैदा करने वाले हैं उनके लिए मैं कहता हूं कि जब शैतान पैदा हुआ तो इब्लिस ने भी कहा कि मैं भी साहिब औलाद हो गया हूं। तो आप साहिब औलाद न बनिए। आप जो संविधान कहती है लर्नेड काउंसिल, चाहे कोई आईपीएस हो, आईएएस हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वैज्ञानिक, किसी के लिए विद्वान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। यह विद्वान शब्द का इस्तेमाल सिर्फ अधिवक्ताओं के लिए ही किया जाता है। इसलिए अधिवक्ताओं को अपनी आचरण, अपनी वेशभूषा, अपनी बातचीत और समाधान प्रस्तुत करने में विद्वता दिखनी चाहिए कि हाँ, मैं किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से संपर्क में आया हूं। और जिस दिन आप ये स्थापित कर लेंगे उस दिन राष्ट्र के निर्माण में और सरलता होगी। और ये बात मैं न्यायिक अधिकारीगण से भी कहता हूं कि न्याय का पहिया बिना अधिवक्ताओं के सहयोग और उनके समर्थन से स्थापित ही नहीं किया जा सकता। कभी कभार हम न्यायालय में भी कहते हैं कि हमें उचित सहयोग प्रोसिक्यूशन की तरफ से नहीं मिल रहा, या हमें असिस्टेंस बहुत अच्छी वादिकार की ओर से नहीं मिल रहा है। इस कारण न्याय प्रक्रिया शिथिल हो जाती है, धीरी हो जाती है। अगर न्याय प्रक्रिया को गतिवान बनाना है तो अधिवक्ताओं की भूमिका बहुत आगे बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों पक्ष की तरफ अधिवक्ता होंगे, निश्चित तौर पर होगा। अगर आपका सहयोग न्यायिक अधिकारियों को अच्छे ढंग से मिले तो न्याय प्रक्रिया जल्दी से संपन्न की जा सके। अक्सर कभी कतार मैं बाहर में जाता रहता हूं, अधिवक्ता लोग मुझसे मिलते रहते हैं, हमारे उच्च न्यायालय में भी अधिवक्ता लोग आते हैं। तो कभी कतार अधिवक्ता लोग इस बात को कहते हैं कि फलाना अधिकारी या न्यायिक अधिकारी बहुत नकारात्मक है, वो रिलीफ नहीं देते हैं। अक्सर बार कहता है, शिकायत लेके आता है कि हमको रिलीफ नहीं देते। मैं कहता था, उनको आज भी समझाता हूं और आपको भी कहता हूं कि कोई भी न्यायिक अधिकारी ना तो रिलीफ गिविंग होता है ना अनरिलीफ गिविंग होता है। क्योंकि जब आप रिलीफ देते हैं, कोई ऑर्डर करते हैं, तो यह बात तो सही है कि किसी न किसी एक पक्ष में वो आदेश होता है, तो दूसरे पक्ष को तो रिलीफ मिली ना, एक पक्ष को नहीं मिली। तो यह प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए कि ये रिलीफ गिविंग है या रिलीफ गिविंग नहीं है। वो न्याय कर रहे हैं, हो सकता है आप उस न्याय से या न्यायिक दृष्टिकोण से वो त्रुटिपूर्ण निर्णय हो सकता है, हो जाएगा, मानो है। अगर वो हो गया है तो उसके ऊपर ऊपरी अदालत बनी है ना, आप उस दूसरी अदालत में जा सकते हैं। लेकिन किसी न्यायिक अधिकारी पर बारंबार इस बात का दबाव मत डालिए कि आपका ये निर्णय गलत है। अगर आपको लगता है कि इनका ये निर्णय गलत है, आप उसकी अपील कर सकते हैं, बड़ी अदालतों में जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। सब जगह रास्ता दिया है। तो कहने का मेरा जो आशय है वह यह है
कि अधिवक्ता और न्यायिक अधिकारी के बीच में सामंजस्य बहुत अच्छा होना चाहिए और परिवार की तरह होना चाहिए। न्यायिक अधिकारी के साथ और आपके साथ बहुत दूरी होने की आवश्यकता नहीं है। अपनी बात कहना आपका है। दोनों तरफ से वकील होते हैं, एक वकील की बात मानी जाएगी। न्यायिक अधिकारी तो दोनों पक्ष को सुनने के बाद कोई निर्णय करता है, तो किसी के साथ पक्षपात कर रहा हो ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर आपको कहीं लगता है तो अपनी अदालत में कर ले। और मैं अधिकारियों से भी कहता हूँ कि निर्भीक होकर अपनी न्याय का काम करें। त्रुटियां होती हैं, हो सकती हैं, लेकिन अगर जानबूझ के की जा रही है और बारंबार की जा रही है तो वह उचित नहीं है। तो आप भी अपनी कुर्सी की मर्यादा को बनाए रखें। अधिवक्ता बंधु भी अपने आप को संयमित रखें और अपनी बात कहने में विनम्रता और वचन में शुद्धता और वचन में शालीनता। क्योंकि मैंने कहा कि लर्नड एडवोकेट का मतलब ये होता है कि अगर आपसे कोई बात करके जाए तो आपके जो शब्दों का चयन है वह इतना उच्च कोट का और सुदृढ़ होना चाहिए कि जिसके सुनने के बाद अगले व्यक्ति को लगे कि हाँ, हम किसी विद्वान व्यक्ति से मिल के आए। हिंदी के प्रति बात की गई और ये मेरा हिंदी ही नहीं, मैं तो भारतीय भाषाओं के लिए काम कर रहा हूँ। मेरी तो परिकल्पना है कि बंगाल में बंगाली में, पंजाब में पंजाबी में, गुजरात में गुजराती में, जहाँ का जो नागरिक है उसको न्याय उसी की भाषा में मिलना चाहिए ताकि वो समझ सके कि उसे न्याय क्यों मिला और क्या मिला, कैसे मिला। उसको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अंग्रेजी भाषा का मैं विरोधी नहीं हूँ। मेरे बारे में अक्सर लोग ये समझ लेते हैं कि शायद मैं अंग्रेजी भाषा का विरोधी हूँ। मैं दुनिया के किसी भाषा का विरोधी नहीं हूँ। दुनिया की जितनी भाषाएं हैं वह सारी भाषाएं मेरी मौसियाँ हैं। मैं सारी मौसियों का सम्मान करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सारी मौसियों का सम्मान करना चाहता हूँ। अंग्रेजी विलायत वाली मौसी है, उसका भी सम्मान करना चाहता हूँ, लेकिन अपनी भारतीय भाषा हिंदी का अपमान होते देखना भी नहीं चाहता। इसलिए सबसे कहता हूँ कि अगर एक लड़ाई अभी आज़ादी की और बाकी है, अंग्रेजी छोड़ के चले गए। जिस दिन आप अंग्रेजी छोड़कर अपनी भाषाओं को आत्मसात कर लेंगे और न्यायिक व्यवस्था भी इन्हीं भाषाओं में स्थापित होगी, उस दिन शायद मैं समझूंगा कि भारत आज भाषाई तौर पर भी आज़ाद हो गया है। आप हमारा सहयोग करें। और मैं ये कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं, न्याय व्यवस्था में बहुत सरल है। और मैं तो गर्व के साथ कहता हूँ और बधाई के पात्र है जिले के अधिकारी और जिले के अधिवक्ता, क्योंकि यहाँ मैं समझता हूँ कि 99% काम हिंदी में ही होता है। आप सब बधाई के पात्र हैं। कोई ऐसी दृष्टांत या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो हिंदी में उपलब्ध ना हो। कोई ऐसा पैनल कोड नहीं है जिसकी शब्दावली हिंदी में ना हो। कोई ऐसा एक्ट नहीं है जिसकी शब्दावली हिंदी में ना हो। हम आत्मसाध नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मानसिक तौर पर हम कहीं ना कहीं अपने आप को इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स में जीते हैं कि शायद हम अंग्रेजी बोलकर शायद विद्वान हो गए। अगर अंग्रेजी बोलकर विद्वान होते तो जिनपिंग साहब अंग्रेजी नहीं जानते हैं, क्या वो विद्वान की श्रेणी में नहीं आते हैं? पुतिन साहब अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो क्या वो विद्वान की श्रेणी में नहीं आते हैं? भाषा का विद्वान होने से कोई तात्पर्य नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और न्याय व्यवस्था में तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। न्याय और अन्याय तो ऐसे आंखों में देख के समझ जाया जाता है कि कौन न्याय कर रहा है और कौन अन्याय कर रहा है।
किसने जमीन दाब ली है, किसने जमीन नहीं दाबी है, उसमें भाषा से क्या फर्क पड़ता है? भाषा का उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए भाषा कहीं बाधा नहीं है, खाली मानसिक तौर पर आपको ये सोचना है कि आपकी भाषा क्या होगी। और मैं ये जानता हूं कि जितने भी लोग हैं वो ट्रांसलेट कर कर चीज समझते हैं, जबकि आप हिंदी में ही सोचते हैं और हिंदी में ही लिखते हैं और हिंदी में ही समझते हैं। जब आपको अंग्रेजी में कहा जाता है तो आप पहले हिंदी में समझते हैं, फिर अंग्रेजी में लिखते हैं और फिर अंग्रेजी में बोलते हैं। तो ज्यादा आप अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं, एनर्जी वेस्ट करते हैं। ऊर्जा को आप नष्ट न करें, ऊर्जा का सदुपयोग करें। हिंदी की भाषा को, हिंदी के शब्दों को आत्मसात करते रहिए। और दूसरी बात मैं और कहता हूँ, भाषा, ये जो अंग्रेजी भाषा है ये भी सारी भाषाओं को आत्मसात करती है। जैसे कि अभी भी पक्का मकान, इसको आत्मसात कर दिया। अभी लेटेस्ट एक मैगजीन में पढ़ रहा था, ऑक्सफोर्ड ने जुगाड़ को भी एक्सेप्ट कर लिया। जुगाड़ तो हिंदी भाषा है, लेकिन अंग्रेजी में भी अगर आप जुगाड़ लिखेंगे तो वो मानी जाएगी, वो अंग्रेजी ऑक्सफोर्ड ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। और हम तो और आपको बताना चाहते हैं, हम रोजमर्रा की भाषा में भी बहुत सी भाषाओं को आत्मसात करते हैं। जैसे अगर, मगर और जिगर, अगर, मगर और जिगर हम ये बोलते हैं, अगर, मगर और जिगर, ये हिंदी भाषा नहीं है, ये फारसी भाषा है। तो फारसी भाषा को हर भाषा एक दूसरे को आत्मसात करती है। आईपीसी के अंदर अंग्रेजी में आज भी डकैती का कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है, डकैती डकैती ही लिखी जाती है। तो अंग्रेजी ने उसे आत्मसात कर लिया है। इसलिए भाषाओं का आदान प्रदान होना चाहिए। सूक्ष्म में इस बात को मैं कहता हूं कि जो जनसाधारण को भाषा समझ में आती हो उस भाषा में न्याय किया जाना चाहिए और न्याय व्यवस्था उसी भाषा में स्थापित करनी चाहिए। यही मेरी अपनी सोच है। इस तरफ मैं अग्रसर हूँ। माँ भगवती मुझे कहाँ तक ले जाएगी मैं नहीं जाता, लेकिन आप सबका सहयोग जरूर चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी कड़ी में मैं अपने